नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पूर्णांतिक परावर्तन व क्रांतिक कोण इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके। उसके उदाहरण पढ़ रहे हैं हम। एक एग्जाम्पल हमने प्रिज्म से अपवर्तन का देख लिया था, जिसमें इमेज को 180 डिग्री तक विपरीत कर देना, 90 डिग्री तक पहुंचा देना। तो प्रिज्म के अपन ने भिन्न भिन्न उसमें चित्र से बात समझाई थी। उसके अलावा अपन ने बताया था कि साहब, अगर जल में पानी से भरी परख नली का जो कुछ भाग उसका खाली हो, उसको रखें तो एक पर्टिकुलर एंगल पे उसका वायु से भरा भाग चांदी की तरह चमकीला दिखेगा। एक अपन ने आकाशवाणी वो टेलीकास्ट वाली बात समझाई थी। एग्जाम्पल 4 है ना। एग्जाम्पल 4 में हीरे की चमक है ना साहब, हीरे की चमक, ये उसी क्रम में उदाहरण है। हीरा इतना चमकीला क्यों दिखाई देता है? हीरे की चमक के पीछे का कारण क्या है? हीरे का अपन ने क्रांतिक कोण अपन ने देखा था, लगभग 24.4 अराउंड था। क्रांतिक कोण बहुत कम है। तो जो हीरा तराशने वाले होते हैं, शायद जोहरी कहते हैं, नहीं जोहरी, हाँ जोहरी तराशने वाले नहीं होते, जोहरी तो पहचान करने वाले होते हैं। और जो तराशने वाले होते हैं वह हीरे की सतह पर इस प्रकार के तल निर्मित कर देते हैं कि अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश या अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें हीरे के अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहें। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहेंगी तो प्रकाश का ठहराव हीरे के अंदर अधिक समय तक रहेगा। एक तो ये वजह होगी। फिर ये सभी प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें उन्हीं कुछ तलों से निकल पाएंगी जहां आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हो। भाई, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो फिर तो पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। और पूर्णांतिक परावर्तन में तो अंदर ही अंदर प्रकाश किरणें घूमती रहेंगी, एक से दूसरे तल को जैसे प्रिज्म में मैंने आपको बताया था। तो अंदर ही अंदर प्रकाश किरणें तलों से टकराकर घूमती रहेंगी। लेकिन सभी तल ऐसे थोड़ी हैं कि सब प्रकाश पूर्णांतिक परावर्तित ही होता रहे। ये इकट्ठा होके या एकत्रित प्रकाश कुछ उन तलों से बाहर निकलेगा जहां पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो। इसका मतलब कुछ ऐसे तल भी रहें जहां से प्रकाश को बाहर निकलना है अपवर्तित होकर। लेकिन कुछ ही तलों से एकत्रित प्रकाश किरणें जब निकलेंगी तो स्वाभाविक है प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी हाई होगी, उच्च तीव्रता का प्रकाश होगा। और ये एक कारण है जिससे हीरा चमकीला दिखाई देता है। एक कारण ये भी है कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी 2.418, तो स्वाभाविक है हीरे के अंदर प्रकाश की चाल वैसे भी कम है। तो ये भी एक कारण है कि पूर्णांतिक परावर्तन से जो बनाए गए तल हैं अंदर ही अंदर प्रकाश किरणें घूमती रहती और कुछ उन तलों से बाहर निकल पाती हैं जहां आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है। एकत्रित होकर प्रकाश का कुछ ही तलों से बाहर निकलना, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता उच्च होगी। इससे वो चीज चमकीली दिखेगी जिससे निकल रही है, यानी हीरा है ना। तो हीरे की चमक का कारण भी अपन पूर्णांतिक परावर्तन को मानते हैं।
अब आ जाइए सब एग्जाम्पल 5, है ना, मिरेजेज। अब थोड़े से बड़े उदाहरण, मरीचिका, है ना। मरीचिका का मतलब मिरेजेज, है ना। क्या होती है साहब मरीचिका? अभी चित्र से भी समझाई जाएगी बात, पहले थ्योरेटिकली सुनिए आप। गर्मियों के समय में मरुस्थल में कभी कभार, यानी जो हो रहा है वो हमेशा नहीं होता, कभी कभार यात्रियों को दूरी पर जलाशय मतलब तालाब दिखाई पड़ते हैं। वास्तविकता में ऐसा कोई तालाब होता नहीं है या है नहीं। तो ये जो भी है, जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक दृष्टि भ्रम है जो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण पैदा हुआ है। तो ये एक दृष्टि भ्रम है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। वास्तविकता में क्या हुआ है उसको ध्यान से समझें। वास्तव में आकाश या नीले आकाश का आभासी प्रतिबिंब व्यक्ति को धरातल पर दिखाई दे जाता है, और नीले आकाश का आभासी प्रतिबिंब धरातल पर दिखाई देगा तो सरोवर और तालाब जैसा ही लगेगा। ऐसा शहरों में भी होता है। जैसे मई जून की गर्मी के समय की बात करें हम, तो मई जून के गर्मी के समय आपने ऐसी सिचुएशन देखी है कि जैसे डामर रोड होते हैं तो हम चलते हैं तो उन पर भी पानी पानी सा दिखाई देता है। ये पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। हमें सफ़ेद वाले आसमान का या नीले आकाश का आभासी प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है? जमीन पर। तो एक बार पहले बात को दोबारा से रिपीट कर दूं, है ना। मैं कह रहा हूं गर्मियों के समय मरुस्थल में यात्रियों को, मतलब रेगिस्तान में यात्रियों को कभी कभार का मतलब विशेष है यहाँ पर कि भाई हर बार ऐसा नहीं होता। पूर्णांतिक परावर्तन घटित होगा तभी समझो आप। कभी कभार दूरी पर बड़े जलाशय, बड़े तालाब, सरोवर दिखाई पड़ते हैं, यानी पानी दिखाई पड़ता है ना। ऐसा कुछ है नहीं। मतलब वास्तविकता में यह दृष्टि भ्रम है। इस दृष्टि भ्रम को ही मिरेजेज यानी मरीचिका कहते हैं। अब रियलिटी क्या है? वास्तविकता में नीले आकाश या सफेद आसमान का आभासी प्रतिबिंब व्यक्ति या यात्री को धरातल पर दिखाई देता है, जिसे वह सरोवर समझ बैठता है, यानी तालाब समझ बैठता है। तो रियलिटी तो ये है। अब कैसे हुई है अभी दिखा देंगे आपको ना, कि ये चीज़ हो किस तरह से रही है। तो वो चीज़ अभी आपको दिखाने की चित्र से कोशिश करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हम वास्तव में रेगिस्तान में बहुत आगे तक चले जाएं, जहाँ से फिर हमें किनारे या शहरों की इमारत नहीं दिखे, तो हम भटक सकते हैं। स्वाभाविक रेगिस्तान में जब आप जाओगे, गर्मी के समय की बात करें हम, तो आप बहुत अगर गहरे में चले गए, मतलब बहुत रेगिस्तान में अंदर तक प्रवेश कर गए, यानी आपसे शहर छूट गया, शहरी इमारतें छूट गई जहाँ से रेगिस्तान प्रारंभ हुआ था, तो प्यास तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी देर बाद लगेगी सही। और गर्मी का समय तो आपको ये सरोवर दिखाई देंगे। तो ये सरोवर आपको भटका सकते हैं, यानी आप पानी की तलाश में उस ओर बढ़ेंगे जिस ओर आपको सरोवर दिखाई दे रहा है,
मतलब दृष्टिभ्रम, जैसे मरीचिका। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, या वहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जो देख रहे थे वो तो नीले आकाश का पृथ्वी धरातल पर आभासी प्रतिबिंब था, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है, इस तरह से आप फंस सकते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज को अपन चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। तो सब रेतीली भूमि है ना। अब मैं इसको कई स्तर में बनाता हूं, है ना, कई स्तर में बना के दिखा देता हूं। ये विभिन्न स्तर, ये जल नहीं है, सब विभिन्न स्तरों से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि साहब ऐसा क्यों हुआ कि आपको धरातल पर पानी दिखाई दिया। अब अपन यूं समझ लें, कोई पेड़ बना दो या कुछ भी, सब जैसा का जैसा उल्टा दिखेगा। अगर आप पेड़ भी बनाते हैं तो पेड़ में भी यही होगा, मैं वैसे बना के दिखा दूं आपको, फिर पेड़ में सिमेट्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो कोशिश करेंगे, है ना। ये सब अपन ने ऐसे पेड़ बना दिया, ठीक है। अब गर्मी के समय क्या होता है, जब तेज गर्मी होती है तो रेत शीघ्रता से गर्म होती है। यानी अगर आप देखेंगे तो निचली भाग का ताप अधिक होगा रेत के समीप वाले, क्योंकि रेत तेजी से गर्म होती है। तो सब टेम्परेचर निचले भाग का हाई होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। अब क्या होगा साहब, निचले भाग पर ताप अधिक होने के कारण वायु ऊपर की तरफ पलायन कर जाती है। वायु जब ऊपर की ओर पलायन करेगी तो नीचे वायु के घनत्व में कमी हो जाएगी। यानी कहने का मेरा मतलब है कि धरातल से या रेतीले धरातल से जब आप ऊपर की ओर जाओगे, एक मिनट, है ना, ये रेतीले धरातल से जब आप ऊपर जाएंगे तो वायु के घनत्व में वृद्धि होगी। वायु का घनत्व बढ़ेगा, किधर जाने पर, ऊपर जाने पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वायु का घनत्व अधिक हो गया तो ऊपर का माध्यम सघन की तरह व्यवहार करेगा, और नीचे आते जाओगे तो नीचे वाला माध्यम विरल की भांति व्यवहार करेगा, है ना। ऊपर वाला माध्यम तो ऐसे रहता, यार ये लाइन टेढ़ा बेड़ी खींचते ना, वहीं बिगड़ जाता है मेरा शत्रुन। ऑप्टिक्स में चित्रों का सटीक बनना बहुत जरूरी होता है। चलो, हाँ, तो हर नीचे वाला पोर्शन किसकी तरह व्यवहार करेगा, विरल माध्यम। हर नीचे वाला, क्योंकि वायु का घनत्व ऊपर जाने से बढ़ रहा है, मैंने तीर लगा दिया। तो हर निचले को देखोगे, हर निचला विरल माध्यम होगा, और हर ऊपर को देखोगे तो सघन माध्यम होगा। अब जैसे मान लो ये आसमान तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने एक पेड़ ही बना दिया। अब यहां से आने वाली प्रकाश किरण नीचे आती है। अब स्वाभाविक है सघन से किधर कूदी, विरल में। अब जैसे जैसे नीचे आएगी अविलंब से दूर हटती जाएगी, क्योंकि आप सघन से कहां रहे हो, विरल में, है ना। अविलंब से दूर हटती जाएगी। ये मैंने सब थोड़ी और हटानी थी यहाँ पर, है ना। अविलंब से दूर हटती जाएगी। अब एक दो देखो, थोड़ा बहुत मोड़ के भी दिखा सकते हो, मैं थोड़ा स्ट्रेट टाइप से दिखा रहा हूं ना। चलो, मैं थोड़ा सा
स्ट्रेट दिखा रहा हूं। अब ये और दूर चली जाएगी अभी। अब मैं थोड़ा स्ट्रेट टाइप से दिखा रहा हूं, आप घुमा के दिखा सकते, मैं वो भी बता दूंगा। तो कुल मिला के ऐसा होगा कि एक सिचुएशन में ये वापस ऊपर की ओर गमन कर जाएगी, है ना। अब मैं यूँ कह रहा था कि जैसे घुमा के दिखा दो, आप ये घुमावदारी दिखा सकते हो, यूँ स्ट्रेट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखा सकते हो। बस वो बात आपके समझ में आएगी कि सब सघन से विरल में आ रही है। पूर्णांतिक परावर्तन की पहली शर्त तो पूरी हो ही रही है कि किरण सघन से विरल की ओर आ रही है, अभिलंब से दूर हटती जाएगी, यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता जाएगा तो एक समय तो क्रांतिक कोण से अधिक हो ही जाएगा, और उसी समय किरण पूर्णांतिक परावर्तित हो जाएगी। अब ये जो यात्री हैं जिनको ये किरण पहुंच रही है, तो उनको तो ये किरण कहाँ से आती हुई नजर आ रही है, यहाँ से आती हुई नजर आ रही है। तो वास्तविकता में जो ये यात्री हैं उनको आकाश, चंद्रमा या ये पेड़ कैसा दिखाई देगा, उनको ये ऐसा दिखाई देगा, ये चीज ऐसी दिखाई देगी। और ये रियलिटी है। वास्तव में अगर कोई पेड़ भी होगा तो एग्जैक्टली उल्टा दिखाई देगा। ऐसा कैसे, जैसे मैं दिखा रहा हूं। तो इसमें कोई शंका भी नहीं कर सकता। वास्तव में आपको लगेगा कि जल है, पानी है। अब अपन आकाश से बनाना चाहें तो यहां पर भी एक बादल बना दो, मत बनाओ पेड़। और फिर यहां भी क्या बनाना पड़ेगा, वही बादल बनाना पड़ेगा। तो ये बादल या जो भी आकाश है, मान लो अपन पेड़ से चित्र नहीं बनाते तो बादल से बना देते, फिर पेड़ की जगह क्या रख देते, आसमान रख देते। तो आसमान जमीन पे दिख रहा है, और ये आसमान जो जमीन पे दिख रहा है ये नीले आकाश का आभासी प्रतिबिंब है। तो यात्री को तो क्या दिखेगा, यात्री को तो धरातल पे यानी पृथ्वी धरातल पर जब आसमान का या नीले आसमान का आभासी प्रतिबिंब दिखेगा तो जलाशय यानी तालाब की तरह ही दिखेगा। तो ये है साहब मरीचिका। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको चित्र से। बस मैंने पेड़ बना दिया, पेड़ के बजाय आप बादल बना दो। इतना लंबी ड्राइंग अगर आपसे नहीं बैठती तो ऊपर भी बादल बना दो, और इस जगह भी फिर क्या आ जाएगा, बादल आ जाएगा। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ ये पेड़ को, इसको लिख दूँ बादल, ये भी बादल है ना। तो ये सब पूर्णांतिक परावर्तन की घटना है। विशेष बात यह है कि रेत के शीघ्रता से गर्म हो जाने के कारण रेत के समीप वाली वायु का ताप बढ़ जाता है, और ये वायु ऊपर की तरफ उठने लगती है। यानी अब पृथ्वी धरातल पर माध्यम विरल हो गया, जबकि अपन जानते हैं पृथ्वी धरातल पर माध्यम सघन ही होता है। लेकिन रेतीले स्थान की बात अलग है, वहां पर माध्यम सघन की बजाय विरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ चुका है ना। और ऊपर वायु का घनत्व बढ़ जाता है, तो ऊपर का माध्यम सघन की तरह का व्यवहार करेगा। मैं आपको इसका एक शानदार उदाहरण और देने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखो सर, एक और चीज है, उससे कहते हैं उन्मरीचिका, है ना। उन्मरीचिका से भी आपको बहुत जल्दी बात समझ में आएगी। ये तो घटना है मरीचिका रेगिस्तान की, है ना, रेगिस्तान में घटित। उन मरीचिका समुद्र तट के आसपास रहने वालों की है। तो ये घटना तो घटित होती है रेगिस्तान में, है ना। कौन सी वाली, मरीचिका, है ना। और अब जो बात कर रहा हूं वो समुद्र तट के समीप, है ना, उन मरीचिका होता है। अब क्या होता है साहब, अब और मजा आएगा आपको, बड़े शानदार, है ना। ये साहब अपन ने अर्थ का एक सीन बना दिया जिसपे समुद्र भी है।
अब होता क्या है, ये सब जैसे बोट है, नाव है ना, जो समुद्र में चल रही है। अब समुद्र के समीप वाली वायु ठंडी है। समुद्र के समीप जो वायु होती है वो ठंडी होती है। अब नीचे की ओर घनत्व बढ़ेगा, यानी समुद्र इलाके में देखें तो उल्टा हो गया। इसमें तो ऊपर की तरफ घनत्व बढ़ता है, रेगिस्तान वाले में। उन मरीचिका में देखो कि साहब अब नीचे की ओर घनत्व बढ़ेगा, यानी समुद्री इलाके में जो समुद्र तल के समीप होगा वो व्यवहार करेगा किसकी तरह? सघन माध्यम की तरह। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहां व्यवहार किसकी तरह होगा? विरल की भांति। अब देखना ध्यान से, ये नाव है। अब इससे ये एक स्रोत है, सब प्रकाश को परावर्तित करता है। अब इससे आने वाली प्रकाश किरण ऊपर जा रही है, यानी सघन से विरल जा रही है। सेम वही घटना घटेगी, है ना। ये सघन से विरल जा रही है, अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हटती जाएगी, है ना। इसको मैं इससे तो समझा ही दिया आपको, मैं इसको वही जैसे पहले इसकी तरह बनाता ना। तो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये प्रकाश किरण मुड़कर वापस कहाँ आ जाएगी? सघन माध्यम में आ जाएगी, क्योंकि सघन से कहाँ जा रही थी? विरल में। और जब किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है, वापस कहाँ लौट जाती है? सघन माध्यम में। इस घटना को अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ताज्जुब वाली बात यह है कि ये जो धरातल पर नावें हैं, ये धरातल वाली नावें आपको आकाश में उड़ती हुई दिखाई देंगी। कहाँ पर? समुद्र तट के समीप, है ना। तो ये इधर वाली घटना तो रेगिस्तान की है, और इधर वाली घटना देखो, मैं इसको क्या हुआ थोड़ा सा काचर पिचर हो गया, तो ये देखो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। मैं ऐसी सिमेट्री लगाता हूँ ताकि क्या है कि कहीं भी कचरा नहीं हो, है ना। ये यहाँ भी कचरा नहीं हो, कचरे से बचा जा सके। ये विरली दिखे आपको क्लियर, आपको जो दिखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो विरल दिख जाए, ठीक है। अब देखो ये घटना तो है रेगिस्तान की, ये तो कहाँ होता है? रेगिस्तान में। इसको तो कहते हैं अपन मरीचिका। और ये आप देख रहे हैं ये कहाँ होता है? समुद्र तट के समीप, है, यानी तटीय प्रदेशों में। तो वहाँ पर नावें आकाश में या हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये मरीचिका का बिल्कुल उल्टा है, इसे उन मरीचिका कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक जगह आपको धरातल पर पानी दिखाई दे रहा है, और उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में समुद्री तटीय प्रदेश जो हैं या तटीय इलाके हैं, वहाँ पर नावें आकाश में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। मरीचिका और उन मरीचिका दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर वायु का घनत्व नीचे ज़्यादा होता है, यानी निचला माध्यम सघन होता है और ऊपर विरल होता है, जबकि रेगिस्तान में निचला विरल होता है और ऊपर सघन होता है। ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण जिसके आने के चांसेस पूरे हैं, उसको मैंने इसीलिए एंड में रोक रखा था ना। तो एग्जाम्पल 7। अब आ जाइए साहब, प्रकाश तंतु आएगा साहब। इसमें से कुछ न कुछ तो पूछने वाले हैं 100%, है ना। ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए मैंने इसको रोक रखा था ना। ऑप्टिकल फाइबर, क्लियर। इसको पूरी तरह से अपन स्टेप वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे, एक एक स्टेप लेंगे, है ना। प्रकाश तंतु,
पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि प्रकाश तंतु जैसी चीज आपकी आंखों के सामने गुजरी हुई है। हालांकि अब तो आप देख ही होंगे जगह जगह रोड खुद के फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई है, और अब तो अपने जो डिस्क वाले हैं उन्होंने भी तांबे के तार को बदलकर ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल ली है। अब आपने जैसे इनको जनरली कैसे देखा होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप अक्सर कोई सा भी मेले वेले में जाओ, आजकल आपको मेलों में एक जैसे शो पीस है, उसको अपन गुलदस्ता टाइप कह दें। आपने ऐसा गुलदस्ता देखा होगा जिसमें पतले 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 रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, पतले पतले तार बारीक बारीक लेके घूमते रहते हैं मेलों वेलों में लोग बाग, सस्ते भी बहुत मिलते हैं। उनमें आपने देखा होगा एक बल्ब कहीं अंदर की ओर जलता रहता है। रेशों में आपको प्रकाश नहीं दिखता, पर रेशों के जो टॉप वो जहाँ से एंड होता है उनका, वहाँ पर प्रकाश की छोटी 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 टिपकियाँ दिखती हैं, बिंदु दिखते हैं। यानी जैसे अपन इस शो पीस को अंधेरे में चालू करें तो इसमें जैसे प्रकाश स्रोत को तो ढक देते हैं, किसी प्लास्टिक या उससे ढका हुआ होता है, इनमें खुद में उससे निकले होते हैं पतले पतले से रेशे, है ना। तो आपको प्रकाश स्रोत दिखाई नहीं देता। जहां तक तंतुओं की बात है, तंतुओं में बीच में प्रकाश दिखता नहीं है, एंड सिरे पर से ही प्रकाश निकलता है, बीच में से नहीं निकलता। तो अंतिम सिरों से जहां प्रकाश निकलता है वहां पर भी प्रकाश बिंदु बिंदु के रूप में दिखेगा। तो अंधेरे में जब देखेंगे आप तो ये शोपीस बड़ा प्यारा लगेगा आपको, क्योंकि अंधेरे में बस आपको छोटे 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 प्रकाश के बिंदु दिख रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंटेड। उस जो चीज है उसी को लगभग आप पढ़ रहे हो। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कम्युनिकेशन में तो जबरदस्त है ना। अपने को भी कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ना, वहाँ भी इसकी बात चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आइए तो अभी पूरी चर्चा इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या है ऑप्टिकल फाइबर? तो सब ये सिलिका या क्वार्ट्ज, कांच की बनी दो परतों की बहुत कम व्यास वाली, लगभग 10⁻⁻⁶ बाल के बराबर व्यास वाली एक नलिका है ना। मैं आपको समझाता हूं। दो परतों की ये बनी होगी, है ना। तो जैसे एक तो ये बाहरी परत है ना, एक आप देखेंगे इसकी आंतरिक परत। तो कांच की दो लेयर हैं यार। एक तो ये स्लो बनाने में इसमें से क्यों गायब हो जाता है ये मेरे को समझ में नहीं आया, बार बार फिर वही मेहनत करनी पड़ती है ना। तो सब कांच की दो लेयर हैं ये। एक आप बाह्य लेयर देख रहे हो, एक इनर लेयर देख रहे हो, ठीक है साहब। दोनों सिलिका या क्वार्ट्ज कांच की लेयर है। जो इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है, इस अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं कोर। इसका अपवर्तनांक मान लिया अपन ने n1। और जो आउटर लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, इसको कहा जाता है क्लैडिंग। इसका अपवर्तनांक n2, ठीक है सब। इन दोनों में बाहर वाले यानी अंदर वाले कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता,
तो सिलिका और क्वार्ट्ज कांच से बनी 2 परतों वाली ऐसी नलिका जिसका व्यास लगभग 10⁻⁻⁶, अब एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर अर्थात बाल के बराबर होता है, प्रकाश तंतु कहलाती है ना। तो कांच से बनी ये 2 लेयर है। कांच कौन कौन सा वो बता ही दिया, क्वार्ट्ज ले लो, सिलिका ले लो, है ना। इनर लेयर को, जो आंतरिक परत है, उसको कोर बोला करते हैं, उसका अपवर्तनांक n1। और जो आउटर लेयर है, बाहर की लेयर, उससे क्लैडिंग बोलते हैं, इसका अपवर्तनांक n2। अंदर वाली जो लेयर है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। अब अपन जानते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, यानी अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अंदर वाली लेयर का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब अंदर प्रकाश की चाल कम है। तो अंदर वाली लेयर किसका काम करेगी, है ना। बहुत बेटर से समझाता हूं सब में। अंदर वाली लेयर काम करेगी सघन माध्यम का, और जो इसके चारों तरफ अपर जो इसका जैकेट है, कवर है, किसका, कोर का कवर, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, क्लैडिंग, इसका अपवर्तनांक कम है, क्योंकि इसको अपवर्तनांक n2 बता रहे हैं। अपवर्तनांक कम है तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। तो जो कवर है कोर के चारों तरफ, उसमें उसका अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक हुई, तो वो किसका काम करेगा, विरल माध्यम का। अभी आर्टिफिशियली पूर्णांतिक परावर्तन की तैयारी की जा रही है। व्यास इसका कम है ही सही, 2 लेयर का नॉमेनक्लेचर बता ही दिया, है ना। 2 लेयर आपको सीन में दिखाई दी, उनका क्या स्पेसिफिकेशन है वो बता दिया, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझा दिया। ये तो होगी साहब इसकी बनावट से संबंधित बात। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, एग्जाम में चरणों में नहीं आएगी बात, है ना। ये तो इसकी बनावट, ज्यादा कुछ है नहीं साहब इसमें ना। तो कांच की ये परत, इसका काम विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है, गोपनीयता से, बिना लीकेज। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो संकेत होंगे, विद्युत संकेत, उन विद्युत संकेतों को गोपनीयता से या बिना लीकेज ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देगी। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अब कार्यप्रणाली है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तो आपको इसको पदों में बताए दे रहा हूं, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, पदों में ले रहा हूं। आपको मैं बोल दूंगा कि आपको कितना करना है, आप ज़्यादा परेशान मत हो ना। वर्किंग कैसी है साहब, तो वर्किंग में ये इनर लेयर, इसको एक पाइप की तरह दिखा दूं, थोड़ा सा यूं करके, ये पाइप की तरह। इस इनर लेयर को तो अपन नाम दे ही चुके, कोर, है ना। ये हम समझ ही चुके कि ये एज ए डेंसर मीडियम वर्क करेगी। इसके चारों तरफ का जो कवर है वो कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, समझ लो ना। क्या स्पेसिफिकेशन है वो दिखा दिया, है ना। कवर किसी का ही बनाओ आप। ये इसके चारों तरफ का कवर, ये दूसरी लेयर, है ना, इससे अपन क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग किसका काम करेगी, विरल माध्यम का, क्योंकि अपवर्तनांक कम है तो चारों तरफ विरल माध्यम है। यहां तक भी आपके समझ में आ गई बात। अब क्या है,
इसके अंदर एक प्रकाश किरण को एंटर करते हैं, एक सिग्नल को। अब सिग्नल क्या होते हैं उस पर अभी डिस्कस करना उचित नहीं है ना। एक सिग्नल को इसके अंदर एंटर करते हैं, ये सब मैं प्रकाश ही लिख दूं। ये प्रकाश किरण ने इसके अंदर एंटर किया। अब देखो इसके बनाने का तरीका और उसके पीछे का लॉजिक। जब आप प्रकाश किरण को इसके अंदर प्रवेश करवा रहे हो तो आपको पता है कि इसका डायमीटर, ऊपर लिख देता हूं, इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेट कितना है, बहुत कम है, 10⁻⁻6 मीटर। अब जिसका डायमीटर ही इतना कम हो तो जब वह प्रकाश किरण अंदर एंटर करेगी, उसने एंट्री ली अंदर, तो जब वो एंटर करेगी तो लगभग वह सतह के समीप ही होगी। अब बात को समझना है ना, ये सतह के समांतर ही होगी लगभग। बहुत छोटे कण पर, जो बहुत छोटे कोण पर वो अंदर प्रवेश करेगी, क्योंकि व्यास इसका आपने बहुत अल्प रखा है, तो अति अल्प कोण पर ये सतह सरफेस अति अल्प कोण पर, छोटे कोण पर ही प्रवेश करती है। अब देखो आप जो कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लेते हो वो तो भाई अभिलंब से लोगे ना, वो कोण तो अभिलंब से, तो अभिलंब से कोण तो बढ़ गया ना, यानी क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। दोबारा समझें, क्योंकि आप सोचेंगे छोटे कोण पर तो भी आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर कहाँ होगा, आप ये सोचेंगे, पर मैं छोटे कोण से कह रहा हूं, उसी का मतलब है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं इसका व्यास इतना कम रखा गया है कि जो भी लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है या सिग्नल जो भी इसके अंदर एंटर कर रहा है वो इसके सतह से बिल्कुल छोटे से कोण पर होगा, क्योंकि इसका खुद का ही डायमीटर बहुत कम है। अब सतह से कोण छोटा होगा ना, हम तो कोण किससे देखते हैं, हमें तो कोण देखना होता है अभिलंब से। तो आप अभिलंब से देखोगे तो अभिलंब से तो कोण बढ़ गया, ये देखो आप। तो दोनों शर्तें पूरी होगी, सघन से किरण किधर जा रही है, विरल की तरफ, और आपतन कोण स्वाभाविक है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, तो ये किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर संपूर्ण ऊर्जा किसमें आ जाएगी, इसकी सघन माध्यम में। अब ये विपरीत सरफेस पर गई, तो भैया अपोजिट सरफेस पर गई तो व्यास तो पहले जितना ही अल्प है, व्यास तो कोई बड़ा है नहीं। अभी भी देखो सघन से किधर जा रही, क्योंकि जैकेट जो है अराउंड द कोर, जिसको क्लैडिंग कह रहे हैं, जो कवर है, वो कवर तो चारों तरफ ही है ना, तो चारों तरफ का मीडियम तो क्या है, विरल है, और सेंटर मीडियम क्या है, सेंटर मीडियम सघन है ना। तो अपोजिट सरफेस पर जाएगी तो वहां भी आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक ही होगा। फिर वापिस ये मुड़कर अपोजिट सरफेस पर चल जाएगी। इस प्रकार यह अंदर ही अंदर चलते हुए दूसरे सिरे से ही बाहर निकल पाएगी, बीच में से इसके निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो संकेत की गोपनीयता देखो आप। गोपनीयता का मतलब इसमें संकेत लीकेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिग्नल तो कहाँ रह गया, सघन में ही रह गया, वो तो विरल में तो आया ही नहीं ना। तो पहली बात तो जैसे अपन, मैं गोपनीयता को थोड़ा सा समझा दूं, जैसे कॉपर वायर होता तो अपन सब आज की तारीख में तो ठीक है ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है, अब तो बात ही मत करो कॉपर वायर की। पहले तो डिस्क वगैरह में कॉपर वायर ही लेते थे ना। अब कॉपर वायर का तो प्रतिरोध है, तो कॉपर वायर में तो शक्ति का क्षय होगा, शक्ति का क्षय का मतलब सिग्नल लीकेज होगा। सिग्नल लीकेज होगा तो संचार माध्यम में सिग्नल का लीकेज होना हमारे लिए कोई अच्छी बात थोड़ी है। संचार माध्यम में उच्च गोपनीयता होनी चाहिए,
जैसे मान लीजिए ऐसा फ़ोन आप यूज करोगे कि जिसकी आवाज़ 10 जने सुनते हो, डेफिनेटली इससे फ़ोन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा जिसमें जाने वाले सिग्नल 10 जनों को मिलते हों। 1 to 1 ही बात होनी चाहिए ना, उसी फ़ोन से आप बात करोगे, वरना नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को भेजना बड़ी चीज़ नहीं, वो तो कॉपर भी भेज देता था, और भी बहुत सारे साधन हैं वापस सिग्नल को एक जगह से दूसरी। सबसे बड़ी बात है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह गोपनीयता से भेजा जाए, वो बीच में लीकेज नहीं हो। कॉपर वायर में तो लीकेज होता था कन्फर्म। आप देखो ना अपने डिस्क में जो कॉपर के वायर से, अब तो ठीक है एंटीना लेना चालू कर दिया, लेकिन कॉपर के वायर जब कनेक्ट किए थे डिस्क से तो सिग्नल वीक हो जाते थे, डिस्प्ले अच्छा नहीं आता था। फिर आपने देखा होगा कि जैसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह गाड़ी गई तो एकदम टीवी में दिखने वाले जो चित्र हैं बड़ा हाई डेंसिटी HD भी आ गया, अब तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है। आप 10 साल पहले के वो देखो, 10-15 साल पहले के, है ना, 10-15 साल पहले के अगर टीवी को देखोगे तो उसमें क्लियरिटी इतनी नहीं आती थी, पर हमारे पास चारा ही नहीं था तो वो जो आता था उसी को देखने लग जाते थे हम, लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं आती थी। फिर जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का विस्तार होता गया, अच्छे सिग्नल आते गए। ऐसा नहीं है कि साहब कॉपर में भी क्लियरिटी नहीं आएगी, उसमें भी अगर सिग्नल वीक नहीं होंगे तो क्लियरिटी वहाँ भी आएगी, लेकिन वहाँ तो एक चांस लीकेज का है ना, शक्ति का क्षय होने का चांस है ना। यहाँ तो एनर्जी सघन माध्यम में है ना, वहाँ विरल में तो गमन ही नहीं कर रही, तो कहीं भी बीच में से लीकेज का चांस नहीं है। तो मतलब हाई सीक्रेसी कहेंगे इसको, उच्च गोपनीयता। तो सिग्नल एक सिरे से एंटर करता है और दूसरे सिरे से ही एग्जिट होता है, यानी बाहर निकलता है। तो ये सब प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली है, जिसमें अपन ने समझा ही दिया। ऊपर अपने बनावट समझा दी, अपन ने बता ही दिया कि आप प्रकाश को एंटर करोगे तो कोई विशेष रूप से एंटर करने की जरूरत नहीं, व्यास ही इतना कम है कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना ही है ना। और अंदर अंदर प्रकाश किरण पूर्णांतिक परावर्तित हो, दूसरे सिरे से ही बाहर निकल पाएगी। तो ये इसका उपयोग है साहब। अब बनावट होगी, कार्यप्रणाली में आप समझिए। उपयोग क्या करेंगे साहब इसका? तो एक चीज में तो अपन बहस कर ही रहे हैं इतनी देर से, एक उपयोग का तो समझ गया आप, संचार क्षेत्र में, है ना। संचार क्षेत्र में कहते हैं तो संचार क्षेत्र में सब आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, वो सब संचार क्षेत्र में आ जाते हैं। तो मैं यही कहने वाला था कि हमने कुछ समय पहले देखा होगा कि सभी शहरों की सड़कें खुद रही थी, उनमें कुछ ठोस और खोखले पाइप डाले जा रहे थे, हरे रंग के, केसरिया रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के खोखले पाइप गाड़े जा रहे। उस खोखले पाइप के अंदर किसको स्थापित किया गया? प्रकाश तंतु के समूह को। यानी ये तो एक प्रकाश तंतु की कहानी सुना रहे हैं अपन, पर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती ना, एक एक को आप इतने बारीक महीन चीज को आप एक एक को डालोगे कि इसकी भी तो केबल बना के डालोगे, तो एक केबल में प्रकाश तंतुओं की संख्या बहुत सारी होगी ना, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यूं है कि फिर उस खोखले पाइप में ये स्थापित की गई केबल, और उन केबल में एक तंतु का विवरण अपन बता ही रहे, ठीक है। तो सब संचार क्षेत्र में, नेट में, मोबाइल में, टेलीफोन में, टीवी में, सब जगह फायदा क्या है? फायदा एक तो मैंने बता ही दिया कि लीकेज नहीं है, गोपनीयता है। दूसरी बात है हाई इंटेंसिटी का मिलेगा आपको सिग्नल, बीच में लॉसेज नहीं है ना। तो गोपनीयता उच्च है, लॉसेज नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग है चिकित्सा क्षेत्र में, है ना। आप अगर चिकित्सा क्षेत्र में भी देखेंगे तो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसके द्वारा क्रांति संभव हुई प्रकाश तंतु के द्वारा।
ऐसे समझो जैसे ऑपरेशंस वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा दूरबीन से ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन दूरबीन से नहीं होते, पर शरीर के जिस भाग में कैमरा भेजा जा सके उन ऑपरेशंस को हम दूरबीन से कर सकते हैं। जैसे पेट का है ना, पेट में दोनों तरफ से कैमरा चल जाता है, मुंह साइड से भी चल जाता है और आपके विपरीत जहाँ से आप लेट्रिन वगैरह करते हो वहाँ से भी चल जाता है। मुंह साइड से कैमरा डालने को कहते हैं एंडोस्कोपी, और आपके लेट्रिन वाले द्वार से कैमरा डालने को कहते हैं कोलोनोस्कोपी। अब अगर कोई भी विकार का मतलब कोई भी बीमारी इस मुंह से लेकर अपने लेट्रिन तक के पाइपलाइन में होती है, तो उस विकृति को दूरबीन से ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे ही यूट्रस का ऑपरेशन है। तो मेरे कहने का मतलब है जहाँ जहाँ कैमरा हम भेज सकते हैं वहाँ वहाँ दूरबीन का ऑपरेशन या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन पॉसिबल हो चुका है। ये एक क्रांति मेडिकल जगत में आने के पीछे बहुत बड़ा कारण प्रकाश तंतु माना जाएगा। कैसे माना जाएगा साहब? अब देखो, मान लीजिए मेरे पेट में कोई विकृति आ गई, पेट में विकृति आ गई तो मैं मुंह से कैमरा डाल रहा हूँ। मुंह से कैमरा डालने को क्या बोलेंगे? एंडोस्कोपी। बस छोटा सा समझाता हूँ आपको, है ना। एंडोस्कोपी करवाने गया मैं। अब मुंह कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा नाला है या बहुत बड़ा पाइप है जो आप जो चाहे वो डाल दो, एक बल्ब डाल दो, कैमरा भी डाल दो और उसी में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट मतलब टाँके लगाने की सुई भी डाल दो, कैंची भी डाल दो। इतना बड़ा द्वार तो नहीं है ना, इतना बड़ा पाइपलाइन तो नहीं है ये कि आप इसमें सब डाल सकते हो। तो स्वाभाविक है कि जो भी मैं चिकित्सक होते हैं वो जानते हैं कितना डायमीटर यहाँ का होता है, उस हिसाब से डिजाइनिंग होगी इंस्ट्रूमेंट की। तो स्वाभाविक है ये पाइपलाइन जो मुंह से पेट को जाती है ये कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, ये बहुत संकीर्ण है। अब इस छोटी सी लाइन पाइपलाइन में से कैमरा भी डालना है, इंस्ट्रूमेंट भी डालना है। चलो कैमरा डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, अब अंदर आपको दिखाई कैसे देगा? क्योंकि अंदर तो अंधेरा है, तो अंदर प्रकाश कैसे पहुंचाएंगे? भाई प्रकाश पहुंचेगा तभी तो आप पेट में देखोगे हाँ भाई यहाँ छाला है या यहाँ ये विकृति है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रकाश की आवश्यकता है। अब प्रकाश कैसे भेजें? क्या भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई लगा दें? नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए अगर वो बल्ब भी भेजते हैं तो बल्ब भी अच्छा खासा, हालांकि अब तो बहुत बारीक प्रकाश आप जानते हो एलईडी भी आ गई, अब तो एचडीपी भी आ गई। अब की बात मत करो, लेकिन प्रकाश भेजने का सबसे सरल तरीका कौन है? ऑप्टिकल फाइबर। उसका व्यास कितना है? लगभग बाल के बराबर। तो इतनी चीज़ें जा रही हैं, उसमें बाल के बराबर अगर 20 तंतु चले गए, कितना मोटाई बढ़ेगी? नथिंग। अगर 20 तंतु भी भेज दो तो भेजे जाने इंस्ट्रूमेंट की कितनी मोटाई बढ़ेगी? न के बराबर। अंदर प्रकाश भी पहुंच जाएगा और सफलतापूर्वक एंडोस्कोपी यानी पेट का ऑपरेशन हो सकेगा। तो कहने का मतलब चिकित्सा क्षेत्र में आपके एंडोस्कोपी का मैंने उदाहरण समझा दिया, प्रकाश तंतु काम आता है। ये सब पूर्णांतिक परावर्तन खत्म हुआ। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, तो वो छोटा सा न्यूमेरिकल एक ही है, ज़्यादा उसको अपन लंबा ले नहीं जा रहे, हाथों हाथ कर देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 5वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहरे किसी टैंक की तली पर एक छोटा बल्ब रखा है। अब ये 80 सेंटीमीटर गहरा जल से भरा हुआ है, हाइट इसकी 80 सेंटीमीटर है, और इसको
कह रहा है ये जल से आपने भर दिया, ठीक है। इसकी तली पर, है ना, बस छोटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसकी तली पर ये बल्ब है, तो ये बल्ब है ना। एक मिनट, ये सब इसमें ऑप्टिक्स में मैंने आपसे यही कहा कि इसमें चित्र सटीक बनता है तो सब मजा आता है। ये तली पर बल्ब है, ठीक है सर, है ना। 80 सेंटीमीटर के जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल बताओ जिससे बल्ब का प्रकाश बाहर निकलता हो। जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी 1.33 है। अब देखो सब सिंपल सी बात कह रहा है, ये ज़्यादा कठिन बात नहीं। ये कह रहा है तल पर वह क्षेत्रफल बताओ जहाँ से प्रकाश निकले। अब देखो ध्यान से समझना बात, ये प्रकाश किरण है ना, मैं सब अब प्रकाश जल से वायु, ये तो जल है और ये बाहर वाला भाग वायु है ना। तो प्रकाश जल से वायु में तभी निकलेगा जब प्रकाश किरणें अपवर्तित हों। अपवर्तित होकर किरणें बाहर निकलती हूं, समझ गए आप। ये अपवर्तन कहां तक होगा? ये अपवर्तन क्रांतिक कोण तक होगा, IC। इसके बाद तो अपवर्तन होने वाला है नहीं, ये अभिलंब है ना। ये IC तो ये भी IC और ये भी IC, क्योंकि आपतन कोण देखो, किरण कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल माध्यम में, है ना। दिख रही है आपको, ये किरणें सीधी नहीं बनती, अभिलंब सीधे नहीं बनते, तकलीफ है ये, ठीक है। तो सब प्रकाश जब तक अपवर्तित होगा तब तक ही बाहर जा सकेगा। तो ये मैंने अभिलंब देखो सही नहीं बन रहा, सबसे बड़ी बात डिले कर रहा है। चलो मैं तो बना देता हूँ जैसा भी बने, ठीक है। ये अभिलंब भी सीधा। तो प्रकाश जल से बाहर यानी वायु की तरफ जब तक अपवर्तित होगा तब तो प्रकाश बाहर जाएगा। लेकिन अपवर्तन कहां तक संभव है? क्रांतिक कोण तक। उसके बाद सघन से विरल में जा रहे हो आप, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो किरण, प्रकाश किरण जल में लौट आएगी, यानी सघन माध्यम में लौट आएगी। तो मान लीजिए ये R, इसको O डैश लिख लें, इसको O लिख दें। तो सब ये R एरिया है, यह त्रिज्या है जो वृत्ताकार जहां से प्रकाश बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहां पर आपतन कोण किसके बराबर हो गया? क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। इससे दूर करोगे तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा और पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्णांतिक परावर्तन हो गया तो प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। तो मेरी बात एक बार और समझ लें, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लेंगे। ये कह रहा है सतह पर वह क्षेत्रफल बताओ जहां से प्रकाश बाहर निकलेगा। अब मैं कह रहा हूं जल से वायु यानी सघन से विरल में प्रकाश के निकलने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जल से वायु में जावे। ये प्रकाश किरण तब तक ही अपवर्तित होगी जब तक कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर नहीं हो जावे। इससे अधिक कोण पर तो प्रकाश किरण पूर्णांतिक परावर्तित होकर जल में आ जाएगी। तो सब IC तक। अब ये अपने को R कैलकुलेट करना है। तो सब इसने अपवर्तनांक बता ही दिया, अपवर्तनांक 4/3। तो पहले क्रांतिक कोण का पता करें। तो क्योंकि साइन IC बराबर N है ना, N का मान व्युत्क्रमानुपाती है ना, फॉर्मूला जो है वो ये है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है साहब। इसलिए साइन IC
मतलब 3/4 साइन है, तो इसे तो आप लंब कहोगे और इससे आप कर्ण कहोगे। आधार का पता लगा लें पहले, है ना। अतः आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो गया कर्ण कितना 4, 4 चौको 16 और लंब कितना 3, 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो √7 सेंटीमीटर। सॉरी, अभी तो सेंटीमीटर की जरूरत ही नहीं है। तो सब अब अपने को तो आर का पता लगाना है, क्योंकि वह क्षेत्रफल बताना है जिससे प्रकाश बाहर निकले। ये तो रख लो सब। अब आपका क्या क्या आ चुका, बस 1 मिनट में। लंब है आपके पास, कर्ण है और आधार है। आपको आर निकालना है। अब देखो, आर यानी लंब बटा आधार, आधार एच है ना आपके पास, लंब ये रहा, ये चाहिए आपको, और ये आधार जो 80 सेंटीमीटर है। लंब बटा आधार को क्या बोलोगे आप, 10IC, 10IC यानी लंब बटा आधार। लंब कितना 3, आधार कितना √7, इसलिए आर बराबर कितना हो गया 3/√7 और ये एच इधर चला गया, यानी 3 एच का मान कितना 80/√7। इसको अपन कह दें 240/√7। ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि 80 किस में है सेंटीमीटर में। अपन को ये त्रिज्या तो पता पड़ गई। अब ये तो पूछा वह क्षेत्रफल बताओ जिससे प्रकाश बाहर निकले। तो सब ये लिख देता हूं, अतः वह क्षेत्रफल जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा, तो वह क्षेत्रफल कितना होगा, यहां लिख देता हूं, A बराबर πr²। वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा ना, इस भाग से बस प्रकाश बाहर निकलेगा, और तो प्रकाश के बाहर निकलने की और कोई कहीं से भी संभावना नहीं है ना। तो यही पार्ट है जहां से प्रकाश बाहर निकलेगा, और जगह से नहीं निकला। तो πr², पाई की वैल्यू तो 3.14 है, नीचे लिख दो वैल्यू ऑफ पाई। 1 मिनट, है ना, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 r², ये r² कितना 240/√7। अब ये आएगा सेमी स्क्वायर। अब ये तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमी स्क्वायर है, फिर इसको मैं 240 × 240√7 तो ठीक है, कर लें r², ये स्क्वायर लगाना इस पर, है ना। तो 240 × 240√7 का वर्क, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज, है ना। फिर वो मीटर में पूछे तो सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 का भाग देना, 100 एंड 100, 2 बार 100 का भाग देना, तो ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, है ना। भले मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो 3.14
240 अगेन 240, 2 बार लिख दिया, और ये √7 का वर्ग 7 पाई r की वैल्यू यहाँ से दी। अब ये सेमी स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो अपॉन 100 अगेन अपॉन 100, ये एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये पूर्णांतिक परावर्तन विद न्यूमेरिकल है ना। मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को कल नया लेक्चर लेना पड़ा, इस पर ज़्यादा टॉपिक बनता नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता, इसका थ्योरेटिकल टॉपिक ही आपके एग्जाम में आएगा। ये आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा ना। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।